फेमस राइटर पब्लिलियस साइरस ने कहा था, डेट इज द स्लेवरी ऑफ द फ्री। और सच कहूं तो ये लाइन सिर्फ एक कोट नहीं बल्कि बहुत लोगों की रियलिटी है, क्योंकि लोन लेते वक्त सब कुछ इजी और मैनेजेबल लगता है। ईएमआई छोटी लगती है, अप्रूवल फास्ट मिलता है और इंसान को लगता है कि उसकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग ही समझ पाते हैं कि अगर सिचुएशन बिगड़ गई तो वही डेट धीरे धीरे इंसान की पूरी लाइफ को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। जैसे एक ईएमआई डिले होती है, उसके बाद रिकवरी कॉल्स, प्रेशर और टेंशन का एक ऐसा साइकिल शुरू होता है जहां इंसान को समझ ही नहीं आता कि वो इस सिचुएशन में फंसा कैसे। जो लाइफ पहले नॉर्मल चल रही होती है वो अचानक से स्ट्रेस और डर से कैसे भर जाती है। आज की ये कहानी भी एक ऐसे ही आम इंसान की है, एक ऐसा बंदा जो बस अपनी फैमिली के साथ एक सिंपल और पीसफुल लाइफ जीना चाहता था, लेकिन कुछ गलत फाइनेंशियल डिसीजंस ने उसकी लाइफ को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन ये सब हुआ कैसे, चलिए बताता हूं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये स्टोरी बिल्कुल रियल है। इसमें जो इवेंट्स, फाइनेंशियल स्ट्रगल दिखाया गया है वो सब सच है। बस सेफ्टी और प्राइवेसी रीजंस की वजह से हमने उस पर्सन का नाम और कुछ पर्सनल डिटेल्स चेंज की है। ये कहानी शुरू होती है आज से 1 साल पहले 2025 में, दिल्ली की एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले आकाश की लाइफ की। पहले नॉर्मल चल रही थी उसकी लाइफ। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था जहां उसकी सैलरी ठीक ठाक थी और उसी सैलरी से घर का खर्चा भी आराम से चल जाता था। आकाश बस अपनी माँ को एक अच्छी लाइफ देना चाहता था, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालना और धीरे धीरे फाइनेंशियली स्टेबल बनना चाहता था। मंथ एंड तक थोड़ी बहुत सेविंग्स भी हो जाती थी, कभी दोस्तों के साथ बाहर घूम भी लेता था और ओवरऑल लाइफ एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान की तरह पीसफुली चल रही थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक घर में ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आ गई जिसने उसकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग हिला कर रख दी। हॉस्पिटल के चक्कर, मेडिसिन, टेस्ट और ट्रीटमेंट का खर्चा इतनी तेजी से बढ़ने लगा कि सालों की सेविंग्स कुछ ही महीनों में खत्म होने लगी। हर नया दिन एक नई परेशानी लेकर आ रहा था और जब एक तरफ फैमिली को बचाने की टेंशन हो और दूसरी तरफ पॉकेट ऑलमोस्ट खाली हो चुकी हो, तब इंसान डिसीजंस दिमाग से कम और मजबूरी में ज्यादा लेने लगता है। और उस वक्त आकाश को भी लोन ही सबसे आसान और फास्टेस्ट सोल्यूशन लगा। आप सबसे पहले ये बताइए, आपने सबसे पहला लोन कितने अमाउंट का लिया था? जो मेरा लोन था वो हीरो फिनकॉर्प का था, पर्सनल लोन था। ओके। वो अप्रोक्स 4 लाख तक था। आकाश ने पहला लोन लिया हीरो फिनकॉर्प से 4,27,000 का। आकाश को लगा कि बस ये एक बार का काम है, एक बार ये क्लियर हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पैसों की जरूरत खत्म नहीं हुई, एक प्रॉब्लम सॉल्व होती थी तो दूसरी आ जाती थी। और उसके बाद मेरा क्रेडिट कार्ड के 3 क्रेडिट कार्ड थे, HDFC, RBL एंड इंडसइंड। और इस चक्कर में उसने एक क्रेडिट कार्ड लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर उन क्रेडिट कार्ड से भी क्रेडिट लेने लगा। पहले उसने HDFC से 74,000 रुपीज का क्रेडिट लिया, फिर उसे रीपे करने के लिए RBL से 43,000 का क्रेडिट और इन दोनों को मैनेज करने के लिए इंडसइंड से और 45,000 रुपए का क्रेडिट उठाया। और यही नहीं, जब इन सब चीजों से भी काम नहीं बना तो उसने अर्ली सैलरी ऐप से 69,000 रुपीज का एक और लोन ले लिया। उसकी EMI कितनी जाती थी? टोटल सारी की मिला के मुझे जो EMI जाती थी मंथली 30,000। यानी उसने 5 जगह से लोन उठाया था और इनकी जो टोटल EMI बनती थी वो थी 30,000 रुपए, जो हर महीने सीधा उसकी सैलरी से कट हो जाते थे। और जो कुछ बचता था वो इतना भी नहीं था कि मंथली एक्सपेंसेस निकाल सके। घर में सिर्फ आकाश की माँ को पता था कि उसने इतने सारे लोन लिए हैं। उसने जानबूझकर पापा को नहीं बताया क्योंकि वो जानता था कि अगर उन्हें पता चलेगा तो वो टेंशन में आ जाएंगे और वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था और इसीलिए ये प्रेशर वो अकेला उठाता रहा। बाहर से तो उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल लगती थी, रोज ऑफिस जाता था, दोस्तों से मिलता था, लोगों से बात करता था, लेकिन अंदर से वो रोज थोड़ा थोड़ा टूट रहा था। रात को नींद आती थी तो भी वो नंबर्स ही दिमाग में घूमते रहते थे। कभी कभी नींद नहीं आती तो रात भर वो छत को घूरता रहता था, इसी टेंशन में कि अगली EMI कैसे पे करे, और यही उसकी डेली लाइफ बन गई थी। फिर धीरे धीरे वो वक्त आ गया जब चीजें उसके कंट्रोल से बाहर निकलने लगी। ये बात लगभग 7 से 8 महीने की है। उसकी मंथली EMI करीब 30,000 रुपए थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसकी इनकम और एक्सपेंसेस के बीच का गैप
हर महीने बढ़ता जा रहा था। घर के खर्चे, पुराने लोन्स का प्रेशर, इमरजेंसी पेमेंट्स और डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उसकी सैलरी आते ही ऑलमोस्ट खत्म हो जाती थी। महीने के स्टार्टिंग में जो पैसा अकाउंट में आता था वो कुछ ही दिनों में उड़ जाता था, और फिर एक स्टेज ऐसा आया जब उसके पास ईएमआई भरने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे और उसकी ईएमआई मिस हो गई। अब इस हालत में उसने वही किया जो हर कोई इंसान करता। आपको सबसे पहली बार कब रियलाइज हुआ कि आप कंट्रोल से बाहर हो रहा है? तो ईएमआई से वो सैलरी के ऊपर जा रहे थे, सैलरी से भी एक्स्ट्रा है, तो मुझे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर वो कजन से लो, इससे फ्रेंड से लो, ऐसे मैनेज कर रहा था मैं। एक साइड आपको क्लियर करने के लिए दूसरी साइड ओपन कर रहा था मैं, ऐसे हो रहा था मेरे से। आकाश ने उसके कजन से पैसे मांगा, दोस्त से पैसे मांगे, एक जगह का पैसा दूसरी जगह से लेके भर दिया, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम सॉल्व करो तो दूसरी खड़ी हो जाती थी और ये सिलसिला रुक ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से वो एक गहरे ट्रैप में फंस चुका था। यही वो पॉइंट था जब आकाश के बुरे दिन शुरू हो गए थे। कितनी बार वो लोग फोन करते थे आपको एक दिन में? 100 से ऊपर से फोन आ जाते थे दिन भर में। उसे बैंक्स और क्रेडिट कार्ड कंपनी से रिकवरी एजेंट्स की कॉल्स आने लगी थी। पहले सिर्फ 1 या 2 कॉल्स ही आती थी, लेकिन जबकि आकाश ने अलग अलग लेंडर से लोन लिया हुआ था, तो जैसे जैसे भाई पेमेंट्स डिले होने लगी वैसे वैसे सबकी रिकवरी कॉल्स और मैसेजेस एक साथ आना शुरू हो गए। आकाश की सुबह बाद में होती थी और फोन आने पहले चालू हो जाते थे। ऑफिस में काम करता था तब भी फोन, घर वापस आते वक्त भी फोन, और रात को भी चैन नहीं था। तो रिकवरी एजेंट कभी आपके घर के पास या फिर आपके वर्क प्लेस में भी आए हैं? वर्क प्लेस में आए थे, इंडसइंड बैंक के आए थे वर्क प्लेस में। एक आरबीएल वाला था, उसको वो अरेगेंस था, वो मतलब काफी गलत तरीके से बात कर रहा था। और इंडसइंड वाला एक था, वो जो विजिटिंग आया तो वो नहीं बात कर रहा था, उनका जो सीनियर था ना वो बहुत बुरी तरीके से बात कर रहा था। और ये सिर्फ यहीं तक नहीं रुका, कुछ दिन बाद रिकवरी एजेंट्स भी उसके घर आने लगे। कभी आरबीएल बैंक की कॉल्स आती, कभी हीरो फिनकॉर्प के रिकवरी एजेंट्स फोन करते, तो कभी इंडसइंड बैंक की तरफ से प्रेशर आता। घर पर आकाश की मां अकेली रहती थी और कई बार रिकवरी एजेंट्स उन्हें ही डराने और धमकाने लगते थे। जो आदमी हमेशा अपने घर और अपनी मां को हर प्रॉब्लम से बचा कर रखना चाहता था, वही अपनी मजबूरी की वजह से उन्हें इस प्रेशर से नहीं बचा पा रहा था। रिकवरी एजेंट आपके फैमिलीज या फिर आपके नेबर्स को भी उन्होंने कभी कांटेक्ट किया था क्या? नेबर्स को नहीं कांटेक्ट किया था, मम्मी को कांटेक्ट किया था। मतलब मेरी मम्मी घर पे होती तो उनसे ही बात होती थी। एक दिन तो हद ही हो गई। कुछ रिकवरी एजेंट्स ने सबके सामने आकाश की मां को काफी ज्यादा बुरा भला कह दिया। जो मां पहले ही अंदर इतना स्ट्रेस और दर्द झेल रही थी, वो उस दिन के बाद पूरी तरीके से टूट गई। इन सब के बाद भी आकाश के पास उस वक्त कोई सॉल्यूशन नहीं था। उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। सिर्फ एक सवाल था जो रात को दिमाग में घूमता रहता था कि अब क्या करें। जब बार बार घर आने के बाद भी रिकवरी एजेंट्स का काम नहीं बना, तो वो सीधा उसके ऑफिस चले गए। यानी ऑफिस जाकर भी उसको हरास करा गया, जहां उसके कलीग्स थे, जहां उसकी पहचान और इज्जत थी, जो कि सबके सामने अब खत्म हो चुकी थी। ना घर में शांति थी, ना ऑफिस में, और जिस दोस्त का नंबर उसने सिर्फ रेफरेंस के लिए लोन फॉर्म में दिया था, रिकवरी कॉल्स उसके पास भी जाने लगी थी, जिसकी वजह से आकाश के रिलेटिव्स के साथ रिलेशंस भी खराब होने लगे थे। ऊपर से टेंशन की बात यह थी कि इतने सारे क्रेडिट कार्ड्स, एग्जॉशन और लोन्स की वजह से आकाश का क्रेडिट स्कोर भी खराब हो गया था। यानी इसका मतलब है कि अब कोई और बैंक उसको लोन नहीं देने वाला था और ना ही कोई क्रेडिट कार्ड वाला पैसे देने वाला था। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक क्विक चेक। क्या आप लोगों को अपना क्रेडिट स्कोर पता है? अगर नहीं पता तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अभी के अभी कमेंट करिए एक्सपर्ट पैनल एंड वी विल शेयर अ फ्री लिंक फॉर अ फ्री क्रेडिट रिपोर्ट विद यू। अब बात सिर्फ पैसों तक लिमिटेड नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी इज्जत, उसके रिलेशनशिप्स और उसकी मेंटल पीस सब कुछ इफेक्ट होने लगे थे। उसे लगने लगा था कि जैसे उसकी पूरी दुनिया ही धीरे धीरे हाथ से निकल रही हो, और इस सब का असर अब सीधा आकाश की हेल्थ और दिमाग पर दिखने लगा था। उसकी नींद ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। रात भर बस कॉल्स और रिकवरी एजेंट्स का डर दिमाग में चलता रहता था। ऑफिस में उसका फोकस टूटने लगा, काम में मिस्टेक्स होने लगी और मैनेजर भी बार बार उसे डांटने लगा। बाहर से वो नॉर्मल दिखने की कोशिश करता जरूर था, लेकिन अंदर ही अंदर कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो चुका था। धीरे धीरे उसने लोगों से मिलना जुलना भी कम कर दिया, क्योंकि उसे लगता था कि अब लोग उसके पीछे उसी की बातें कर रहे हैं, उसी की बुराइयां कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। कांस्टेंट स्ट्रेस और प्रेशर ने उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को बुरी तरह इफेक्ट करना शुरू कर दिया था, और इसी कंडीशन को कहते हैं फाइनेंशियल एंजाइटी। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? एक्सपर्ट थ्रू इंस्टाग्राम बिकॉज ऑफ मैंने आपके रील्स देखे थे काफी इंस्टाग्राम पे, उसके बाद मैंने कनेक्ट करने का सोचा था। ऐसे ही एक रात आकाश अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था। नींद नहीं आ रही थी या शायद अंदर से कोई रास्ता ढूंढ रहा था, और तभी
इंस्टाग्राम पे उसे एक रील दिखी जहां उसके जैसे ही डेट में डूबे हुए लोगों की बात हो रही थी और उन लोगों को डेट ट्रैप से निकालने की बात हो रही थी और उस प्लेटफॉर्म का नाम था एक्सपर्ट पैनल। एक्सपर्ट पैनल की टीम ने आपको किस तरह से सपोर्ट किया? काफी अच्छे तरीके से। देखो, मैंने पहले कनेक्ट हुआ था, रितु सिंह करके थे आपके यहाँ के, उन्होंने काफी गाइडेंस किया कि कैसे होता है ये प्रोसेस, पहला उसके लिए कितने मंथ्स लगते हैं, कि ये सब होगा, फिर आपको एक लॉयर अपॉइंट किया जाएगा, उसके बाद जो भी रहेगा तो फीस वगैरह जो भी रहता उन्हें प्रॉपर पहले ही मुझे एक्सप्लेन करके रखा था। लोगों की स्टोरी सुनकर उसे अच्छा लगा और उसने एक्सपर्ट पैनल से कॉन्टैक्ट किया। एक्सपर्ट पैनल की प्रोफेशनल टीम ने उससे बात की। उन्होंने ये नहीं पूछा कि लोन क्यों लिया और ना ही उन लोगों ने उसकी कंडीशन देखकर उसे जज किया, बल्कि सिर्फ समझाया कि ये एक प्रोसेस है, इतना टाइम लगेगा और हर महीने आपको हमारी तरफ से सपोर्ट मिलेगा। आपके लिए एक लॉयर भी अपॉइंट होगा और सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होगा। पहली बार किसी ने आकाश से उसके फ्यूचर की बात की थी, पहली बार किसी ने उसकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश की थी और उसके बाद एक्सपर्ट पैनल ने आकाश के लिए एक लॉयर अपॉइंट किया जो हर रोज आकाश के डेट मैनेजमेंट के प्रोसेस में उसके साथ थे। जब भी कोई रिकवरी एजेंट घर आता था तो आकाश सीधा अपने लॉयर से कनेक्ट करवा देता था। लॉयर उन एजेंट से डायरेक्टली डील कर लेते थे। उस प्रोफेशनल टीम के पास एजेंट्स के हर सवाल का जवाब होता था। एक्सपर्ट पैनल आकाश के लिए डूबते को तिनके का सहारा थे। वो उसे भरोसा दिलाते थे कि प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन जब रिकवरी एजेंट ने घर आके उनके मां के साथ फिर से बुरा बिहेव किया, तब एक्सपर्ट पैनल के लॉयर ने सीधा नोडल ऑफिसर के पास फॉर्मल कंप्लेंट डाल दी। यहाँ एक चीज समझ लो, नोडल ऑफिसर मतलब बैंक का वो डिपार्टमेंट होता है जो इंश्योर करता है कि रिकवरी एजेंट्स आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। मतलब अगर कोई एजेंट गलत तरीके से बिहेव करता है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है। तो उन्होंने स्पेशली कंप्लेंट भी की थी मेरे बिहाफ में। उन्होंने एक ने तो अपोलोजाइज किया था मुझे, मेरी मम्मी को घर पे आके भी। कंप्लेंट के 3 दिन बाद ही वही एजेंट वापस आया और उसने सबके सामने आकाश की मां से अपोलोजाइज किया। काफी टाइम बाद आकाश को फिर से एक नॉर्मल इंसान जैसा फील हुआ। एक्सपर्ट पैनल के साथ आकाश की जर्नी शुरू तो हो गई थी, लेकिन पहले कुछ महीने अब भी काफी ज्यादा टफ थे। रिकवरी कॉल्स आती थी, एजेंट्स भी कांटेक्ट करते थे, लेकिन अब हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उसके पास एक प्रॉपर गाइडेंस थी। एक्सपर्ट टीम ने उसे बताया कि रिकवरी एजेंट्स की लीगल लिमिट्स क्या होती है, किस तरीके से कामली रिस्पॉन्ड करना है और कौन सी चीजों से बिल्कुल नहीं डरना है। धीरे धीरे तीसरे महीने के बाद प्रेशर कम होना शुरू हुआ, कॉल्स पहले से कम आने लगी और एजेंट्स का बिहेवियर भी चेंज होने लगा और घर या ऑफिस विजिट्स ऑलमोस्ट बंद सी हो गई थी। साथ ही एक्सपर्ट पैनल ने सिर्फ रिकवरी इशू हैंडल नहीं किया, बल्कि उसके लोन्स को प्रॉपर्ली सेटल करवाने पर भी काम शुरू किया। उन्होंने लेंडर्स के साथ डायरेक्टली नेगोशिएट करके रीपेमेंट अमाउंट्स को मैनेजेबल बनाया, सेटलमेंट्स प्लान किए और पूरे प्रोसेस को लीगल डॉक्यूमेंटेशन के साथ कंप्लीट करवाया। जो सिचुएशन पहले इम्पॉसिबल लग रही थी वो धीरे धीरे अब कंट्रोल में आने लगी। जो लोन प्रॉब्लम हो रहा था उसको रिजॉल्व करने में कितना टाइम लग गया? पहले 2 मंथ समझो, 6 मंथ टोटल हो चुके हैं। आकाश के मुताबिक लगभग 6 महीने के इस पूरे प्रोसेस के बाद उसकी लाइफ फाइनली नॉर्मल होनी शुरू हुई थी। एक एक करके उसके लोन्स सेटल होते गए, प्रेशर कम होता गया और काफी टाइम बाद उसने फिर से एक बार सुकून की सांस ली। अब ना ही कोई कॉल आता था, ना ही कोई दरवाजा खटखटाता था और उसे कोई डर भी नहीं था। सारा डेट खत्म होने के बाद पहली बार आकाश चैन की नींद सो पाया। पिछले कई दिनों से जो टेंशन था वो चला गया था और आज आकाश एक नई लाइफ की तरफ बढ़ रहा है। काम पे भी ध्यान दे रहा है और अपनी फैमिली के साथ वक्त भी बिता रहा है, खुद के ख्याल रख रहा है और वो चाहता है कि जो उसने झेला है वो कोई और ना झेले। हमारे साथ काम करने का आपको एक्सपीरियंस टोटल कैसा रहा? ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको? काफी अच्छा था। मैं वही बोल रहा हूँ ना, आपने जो शुरुआत से आपके यहाँ से जो मुझे सपोर्ट मिला ना, प्रदीप कुमार जी जो आपके लॉयर मुझे अपॉइंट किए थे, उन्होंने प्रॉपर डे टू डे मतलब उन्होंने ये किया था, मुझे एक्सप्लेन किया था कैसे करना है कैसे नहीं। मैं 100% बोल दूंगा कि एक्सपर्ट पैनल में आपको ज्यादा तकलीफ है तो एक्सपर्ट पैनल में चले जाइए। आकाश खुद बताते हैं कि अगर उनकी तरह कोई और ऐसी सिचुएशन में फंसा हो तो वो एक बार एक्सपर्ट पैनल से जरूर बात करे। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, बल्कि देश के उन हजारों लोगों की है जो किसी ना किसी तरीके से डेट ट्रैप में फंस चुके हैं। इंडिया में आज भी काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी रिकवरी कॉल्स और लोन प्रेशर के बीच फंसी हुई है। काफी लोग आज भी हरासमेंट, मेंटल स्ट्रेस और कांस्टेंट फियर का सामना कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, डेट एक प्रॉब्लम है और जैसा कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, वैसे ही इस डेट ट्रैप का भी सोल्यूशन है एक्सपर्ट पैनल। अगर आप या आपका कोई नोन
पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड ड्यू के रिकवरी के इश्यूज को फेस कर रहा है तो विजिट करिए आज ही expertpanel.org, एंड IIT IIM फाउंडेड कंपनी जिनके एक्सपर्ट्स ने 40,000 से भी ज्यादा लोगों को डेट से निकलने में मदद की है। तो अभी एक्सपर्ट पैनल की वेबसाइट पर जाइए और प्रोफेशनल्स से बात करके डेट फ्री लाइफ की शुरुआत कीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा, और मैं आपसे मिलता हूं किसी और नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और यहां तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।